Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 3 of our chapter number 8, that is how do organisms reproduce. So in previous lecture, we are at our 8.2 topic, that is modes of reproduction used by a single organisms. Uh, we are studying the reproduction, but that is by the single organism. हम reproduction पढ़ तो रहे हैं, but that is सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस अपने आप होता है, जो आत्मनिर्भर वी कैन से कि ओनली वन सिंगल ही ऑर्गेनिज्म अपने आप कैसे रिप्रोड्यूस होता है. सो वी हैव सीन सम मोड्स, अनदर सिंपल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो नाउ कंटिन्यू टू दिस our another mode of this reproduction, that is the vegetative propagation, that is particularly happening in the plants के अंदर ये होता है. Okay, so there are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into the new plants under the appropriate conditions. So reproduction का मतलब क्या होता है कि नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना. सो जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, हम ह्यूमंस बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही प्लांट्स और सब ऑर्गेनिजम्स अपने अपने जो प्रोजेनी होते हैं, जो न्यू जनरेशन होती है, उनको प्रोड्यूस करते हैं. सो मैनी प्लांट्स ऐसे हैं कि रूट, उनका जो रूट होता है, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो उस पार्ट से वो लोग नया प्लांट बना सकते हैं, डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स, बट अंडर द प्रॉपर कंडीशंस, प्रॉपर एनवायरनमेंट. Unlike in most animals, plants can indeed use such a mode for reproduction. कि मोस्ट एनिमल्स के जैसा इनमें से नहीं होता है. प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन, मीनिंग सो दिस इज़ द जेन्युइन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. कि दूसरे एनिमल्स जैसा ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है रिप्रोडक्शन, जो ये मोड होता है. So this property of vegetative propagation is used in the method such as layering or grafting to the grow many plants like the sugarcane, roses or grapes for the agricultural purposes. So this property is very important for the some plants की जैसे सुगर कैन को जो ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, रोज़ होते हैं. रोज़ आपने देखा होगा कि रोज़ को कैसे प्लांट किया जाता है. आप जो रोज़ प्लांट होता है, उसका कोई भी आप स्टेम लेके आप उसको ज़मीन में उगा दोगे तो वो अपने आप नया प्लांट बनना शुरू करेगा, अगर प्रॉपर उसको कंडीशंस मिल रही है. और ग्रेप्स, सो एग्रीकल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज़ होता है. So plants raised by the vegetative propagation can bear the flowers and fruits earlier than those produced from the seeds. So naturally जो that is another type जो होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, उसमें दो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है. बट हम लोग ये क्या स्टडी कर रहे हैं कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स के कैसे प्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पर जो प्लांट्स जो बनते हैं, यहाँ पर सिंगल जो होता है पेरेंट्स, सो इसके फ्लावर्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो अर्लियर होते हैं, अर्लियर प्रोड्यूस होते हैं. कि अगर सीड में से जो प्लांट होता है उससे थोड़ा सा अर्ली होता है इसमें. सो दिस इज़ द वी कैन से द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से अगर प्लांट डेवलप हो रहा है तो उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स थोड़े जल्दी आएंगे, जो सीड से आते हैं उससे थोड़ा जल्दी आएंगे. सो सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपागेशन ऑफ द प्लांट्स सच एस बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जासमिन डेट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी द प्रोड्यूस सीड्स. सो कुछ ऐसे प्लांट्स की जो लोग सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन लोगों में भी ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जासमिन आर द एग्जाम्पल्स. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have the all its characteristics. So we are studying the advantages of the vegetative propagation. कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने का फ़ायदे क्या होता है. सो हियर इज़ द अनदर एडवांटेज कि वो जितने भी प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, वो सब जेनेटिकली सिमिलर होंगे. जेनेटिकली सिमिलर का मतलब ये होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो डीएनए, आपने नाम सुना होगा डीएनए, सो डैट इज़ द जेनेटिक मटेरियल. कि उस डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं,
जीन्स इज़ द बेसिक यूनिट होता है हमारा, जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे जीन्स के अंदर होती है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है नया, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जीन्स के पास होती है। वो जीन्स जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं और अपना जो प्रोजेनी होता है वो बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स नए बन रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मतलब कि उनका जेनेटिक मटेरियल सेम सेम होना चाहिए यहाँ पर। अगर दूसरा जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, उसमें जेनेटिकली सिमिलर नहीं मिलते हमको, वहाँ पर वेरिएशन आता है, बिकॉज मेल एंड फीमेल गैमेट्स वहाँ पर फ्यूज़ होते हैं। सो कीप इन माइंड, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। अगर आप फ्यूचर में ये बायोलॉजी की जेनेटिक्स लाइन में जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो अगर आप नॉर्मली 11-12 में अगर साइंस लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, सो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जीन्स का। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जेनेटिकली सिमिलर होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, बट मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाएंगे, सीड बनाएंगे, और सीड से जो प्लांट होगा वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगा, उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे। सो हियर वी हैव एक्टिविटी 8.5। टेक अ पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोचेस बी सीन? Cut the potato into the small pieces such that some pieces contain the notch or bud and some do not. So यहाँ पर आपको नॉर्मल एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो ये। सो यू हैव टू टेक द पोटैटो एंड कट, उसकी पीस छोटे छोटे ऐसे पीस करो कि उनके जो ये बर्ड आपको दिख रहे हैं नोचिस, वो आपको स्मॉल पीसीस के अंदर भी आपको कंटेन हो। सो स्प्रेड सम कॉटन ऑन अ ट्रे एंड वेट इट, प्लेस द पोटैटो पीसीस ऑन दिस कॉटन, नोट वेयर द पीसीस विद द बर्ड्स आर प्लेस। सो आपको कॉटन के ऊपर ये स्प्रेड करना है, ट्रे के ऊपर आप कॉटन को वेट करो और आप इसको स्प्रेड करो पोटैटोज़ को। सो ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसीस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। आप कुछ फ्यू डेज़ के अंदर आप ऑब्जर्वेशन करो कि क्या क्या होता है पोटैटोज़ के अंदर। सो मेक श्योर डेट द कॉटन इज़ केप्ट मॉइस्चर, आपको जो कॉटन है वो उसको मॉइस्ट रखना है, मतलब उसको वेट ही रखना है। ओके, सो विच आर द पोटैटो पीसीस दैट गिव राइज टू अ फ्रेश ग्रीन शूट एंड रूट। सो कुछ दिनों बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये जो बर्ड होते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज बर्ड्स, यहाँ से एक पोटैटो का नया प्लांट शुरू होगा। सो ये तो सिंगल ही पेरेंट है, तो यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा। सो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो, वेरी इजी। So similarly, birds produce in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into the new plants. So जैसे पोटैटोस में से पूरा प्लांट जनरेट होता है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, तो स्टेम में से पूरा प्लांट होता है, वैसे ही क्या होगा कि ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है उस लीफ से ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड डेट इज़ फॉल ऑन द सॉइल, वो सॉइल में गिरते हैं, डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स। सो पूरा का पूरा प्लांट वो लोग बना सकते हैं। नाउ हियर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज कंप्लीटेड। नाउ स्पोर फॉर्मेशन, डेट इज़ अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? सो इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। कि कुछ सिंपल मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि जिनमें आप लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। The thread-like structure that develop on the braid are the hyphae of the braid mold, that is rhizopus. So we have seen in our previous lectures कि हमने देखा था कि ब्रेड, हमने एक एक्टिविटी करी थी कि ब्रेड को अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में रख देंगे सो द ब्रेड मोल्ड विल बी डेवलप हियर। सो यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस हो गया है, ये फूग हम इसको जैसे बोलते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज फंजाई। तो यहाँ पर फंगस आ जाता है, फंगस ग्रो होता है यहाँ पर। ओके, सो ये फंगस क्या होता है पर्टिकुलरली, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट डेवलप ऑन द ब्रेड एंड डेट इज़ द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड मोल्ड नाम की जो फंजाई होती है, राइजोपस जिसको बोलते हैं, उसका ये हाइफी होता है। हाइफी उसका एक स्ट्रक्चर का नाम है। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो उनका जो हाइफी होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट द टाइनी ब्लोब ऑन द स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। सो डेट इज़ कॉल्ड ए स्पोर।
ये जो स्पोर होता है, ये राइजोपस की जो हाइफी होती है उसमें से ऐसे स्पोर्स जनरेट होते हैं। ये स्पोर्स जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो डेट इज़ वाई डेट इज़ कॉल्ड ए स्पोर फॉर्मेशन। सो ये जो ब्लोब होते हैं, द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया which contain the cells or spores that can eventually develop into the new rhizopus individuals। सो हमारा पर्टिकुलर हमारा एम क्या है कि एक न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म को जनरेट करना। सो यहाँ पर राइजोपस है तो राइजोपस क्या अपने न्यू इंडिविजुअल राइजोपस ही बनेगा। ओके, सो उस स्पोरेंजिया की वजह से, उस स्पोर्स की वजह से वो न्यू राइजोपस में डेवलप होगा, डेट इज स्पोर फॉर्मेशन। The spores are covered by the thick wall that protect them until they come into the contact with another moist surface and can begin to grow। So spores को भी protection मिलता है by the cover by the thick walls का cover होता है उनके पास, that is protection by वो protect होता है environment से। But कब तक? until they come into the contact with another moist surface, कि जब तक उनको कोई moist surface नहीं मिलती उनको grow होने के लिए, तब तक प्रोटेक्शन रहता है, कवर उसके पास रहता है। सो दिस इज अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। नाउ ऑल द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डेट वी हैव डिस्कस सो फार allow the new generations to be created from the single individual। सो अब तक हमने जितने भी मोड्स देखे रिप्रोडक्शन के, उनमें ओनली सिंगल इंडिविजुअल ही था कि ओनली वन पेरेंट अपना नया खुद का क्रिएट कर सकता है न्यू प्रोजेनी। मतलब कि वहाँ पर दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट, सो टू प्लांट्स नॉट रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर। यहाँ पर हमने जितने भी मोड्स देखे वो सिंगल पेरेंट से अलाउ होते थे, सिंगल इंडिविजुअल से वो लोग जनरेट होते थे। सो दिस इज़ नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिमेंबर कि हमने जो भी मोड्स देखे थे ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड थे यहाँ पर। So now we are going to study the another type of reproduction, and that is very very important, is sexual type of reproduction। So we are also familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created। So यहाँ पर two individuals require होते हैं, involve होते हैं। So bulls alone cannot produce the new calves, nor can hence the alone produce the new chicks। so this is the examples कि यहाँ पर बुल्स का एग्जाम्पल दिया है एंड हेंस का एग्जाम्पल दिया है कि वो अपने आप वो अकेले अपने नए बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, उनको रिक्वायर होता है टू इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स का। सो इन सच केसेस द बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर द नीडेड टू बी प्रोड्यूस न्यू जनरेशन। What is the significance of this mode of reproduction? कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, why this is important, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ दिस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो हमने पहले जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है कि जिसमें दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, उसकी क्या ऐसी लिमिटेशन है। सो विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव, कि हमने जो भी देखे उसकी क्या ऐसी लिमिटेशन है कि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? ओके, सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? ओके, सो वी विल सी द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स द कॉपीइंग ऑफ द DNA एज वेल एज ऑफ द सेल्यूलर एपरेटस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जैसे पहले जीन्स के बारे में जो बताया, जीन्स होता है हमारे DNA का जो पार्ट होता है कि हमारी पूरी बॉडी का, मैं एवरी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो पूरी की पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे DNA के पास होती है। सो द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स द कॉपिंग ऑफ DNA। सो उस DNA की इन्फॉर्मेशन को कॉपी होना पड़ता है, जनरेशन टू जनरेशन पास होना पड़ता है। उसके लिए उसको एक सेल को, अभी एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये DNA है, तो सेल्स को क्या होना पड़ेगा? कॉपी होना पड़ेगा, जेरोक्स कॉपी। एक से दो सेल्स बनने चाहिए तो DNA भी कॉपी होता रहेगा। द DNA कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। यहाँ पर ये DNA कॉपी हो रहा है वो एक्यूरेट नहीं होगा, एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर आएंगे। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही एक एडवांटेज है कि जो डीएनए का कॉपी जो हो रहा है वो एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। वो वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे नहीं भी हो सकते हैं उस ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड द रिजल्टेंट एरर्स आर अ सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो भी रिजल्ट मिलेगा एरर का वो वेरिएशन क्रिएट करेगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, कॉपी टू कॉपी आप लोग नोटिस करो कि आपका फेस और आपके पेरेंट्स का फेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, बट थोड़ा थोड़ा सेम टू सेम भी होगा। हम लोग बोलते रहते हैं कि ये इसके ऊपर गया है, ये इसके ऊपर गया है। सो एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। सो मैंने आपको बोला कि वेरिएशंस कभी कभी ज़रूरी भी होते हैं, कभी कभी वेरिएशंस ज़रूरी नहीं भी होते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है मोस्टली कि वेरिएशंस ज़रूरी होते हैं स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए। सो फॉर एग्जांपल हम अभी जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो एटमॉस्फेयर अगर फ्यूचर में ना भी मिले तो वेरिएशंस अगर क्रिएट होगा तो उन हमारी नई जनरेशन को वो एटमॉस्फेयर अच्छा भी लग सकता है। सो वेरिएशंस डेट्स वाई इम्पॉर्टेंट कि अभी एक स्पीसीज जो है इस एनवायरनमेंट में कंप्लीट सूटेबल है, बट उसकी आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले एटमॉस्फेयर भी थोड़ा चेंज होगा तो उसको वेरिएशन भी ज़रूरी है। सो यहाँ पर वेरिएशन का ये एडवांटेज होता है। सो वेरिएशन क्यों आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तभी ये वेरिएशन पॉसिबल होगा। So it would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. So that's why हमने जो भी देखा कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, बिकॉज दिस रिप्रोडक्टिव जो मोड्स होते हैं उसकी वजह से, कि while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation to fairly slow process। कि यहाँ पर जो DNA कॉपी हो रहा है वो कंप्लीट एक्यूरेट नहीं होता है, उसकी वजह से ही वेरिएशन आता है। सो दे आर प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन अ फेयरली स्लो प्रोसेस, कि यहाँ पर ये थोड़ा जो न्यू जनरेशन होती है उसमें जो वेरिएशन आता है वो थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है। इफ़ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वेर टू बी लेस एक्यूरेट, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट डीएनए कॉपी वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेल्यूलर एपरेटस एंड डेट वुड डाई। कि जो डीएनए कॉपी हो रहा है वो एक्सेप्ट अगर नहीं होता है, लेस एक्यूरेट होता है, सो कुछ डीएनए कॉपीज़ जो होंगी वो एबल नहीं हो पाएंगी अपने सेल्यूलर एपरेटस के, मतलब कि जो भी उसके सेल्स के पास जो दूसरे एपरेटस है, सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो भी सेल्यूलर ऑर्गेनल्स है उसके साथ वो सूट नहीं हो रहा है, तो वो सेल क्या होगा, वहाँ पर मर जाएगा, डेट वुड डाई। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो डीएनए कॉपी जो हो रहा है वो थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट टू बी स्पीडेड अप, कि कैसे ये जो वेरिएंट होते हैं उसको स्पीड किया जाए। ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी डेट ऑलरेडी हैज़ द वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, कि एवरी न्यू वेरिएशन इज मेड इन द डीएनए कॉपी। सो डीएनए का फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी में, सो डीएनए जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे जो इनहेरिटेंस के लिए, जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स पास करने के लिए, इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए। सो यहाँ पर जो भी नया वेरिएशन बन रहा है वो डीएनए की वजह से ही बन रहा है, डेट ऑलरेडी हैज़ द वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। कि हमारे पास अभी जो डीएनए कॉपी है, हम भी तो अपने पेरेंट्स से आए हैं, तो उनके हमारे पेरेंट्स में भी थोड़े तो वेरिएशन होंगे, उनके पेरेंट्स जो थे उसमें से। Thus, two different individuals in a population would have a quite different patterns of the accumulated variations. So यहाँ पर variations जो आ रहा है वो भी बहुत ही मतलब जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन होता आया है। Since all of these variations are living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects। कि लिविंग इंडिविजुअल से ये सालों से चलता आया है, वेरिएशन टू जनरेशन टू जनरेशन जो वेरिएशंस होते हैं वो होते रहे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैड इफ़ेक्ट्स देता है, क्योंकि अगर बैड इफ़ेक्ट्स देता है वेरिएशंस तो हम तो होते ही नहीं, हम तो मतलब हमारी जनरेशन ही नहीं होती। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दे डू नॉट हैव एनी रियली बैड इफ़ेक्ट्स। So combining the variations from two or more individuals would thus create the new combinations of the variant।
सो वेरिएशन की वजह से क्या होगा, न्यू वेरिएंट हमको मिलेंगे, न्यू कॉम्बिनेशन मिलेंगे. ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. नाउ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच a process of combining DNA from the two different individuals during the reproduction. So this is the obvious thing कि reproduction में क्या होता है कि दो इंडिविजुअल होते हैं, टू इंडिविजुअल्स जो होते हैं मेल एंड फीमेल, उनका डीएनए कंबाइन होता है. कंबाइन होने की वजह से ही वेरिएशन आते हैं. सो ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवेल, कि जो भी वेरिएशन होगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ नॉवेल होगा, मतलब कि कुछ नया होगा. ओके, सो डेट्स वाई द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स विल बी प्रोड्यूस. बट दिस क्रिएट अ मेजर डिफ़िकल्टी. यहाँ पर एक मेजर डिफ़िकल्टी होती है. वी विल सी कि इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए कॉपीज फ्रॉम टू प्री एक्सिस्टिंग इंडिविजुअल्स, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए दैट द प्रीवियस जनरेशन हैड. सो यहाँ पर डीएनए की कॉपी जो पास हो रही है, सो नए इंडिविजुअल के पास क्या होगा कि उसके पास ट्वाइस अमाउंट होगा डीएनए का, कि जितना डीएनए उसके पास होना चाहिए उससे डबल होगा, बिकॉज प्रीवियस जनरेशन से उसने वो पास किया है डीएनए की कॉपी को. सो दिस इज़ लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेल्यूलर एपरेटस बाय द डीएनए. सो यहाँ पर ये ना हो, ये डीएनए की कॉपी डबल टू डबल ना हो, इसकी वजह से यहाँ पर कंट्रोल होता है. सेल्यूलर एपरेटस जो उसके होते हैं वो डीएनए को कंट्रोल करते हैं. सो हाउ मैनी वेज कैन वी थिंक ऑफ फॉर सॉल्विंग दिस डिफ़िकल्टी. सो इस डिफ़िकल्टीज के हमारे पास ऐसे कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं. यू हैव टू थिंक. वी हैव सीन अर्लियर डैट एज द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस. कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ऑर्गेनिज्म, उतने ही उसकी जो स्पेशलाइजेशन होगी टिश्यू की वो बढ़ेगी. वन सॉल्यूशन डैट मैनी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम mentioned above is to have the spatial lineage of the cells in the specialized organ in which only the half number of the chromosomes and the half the amount of DNA as compared to the non reproductive body cells. So उस जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ था उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारी किडनीस है, हमारे हार्ट है, सो वो स्पेशल ऑर्गेनिजम्स, हमारे जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, हम हर एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. सो वैसे स्पेशल सेल्स होते हैं. स्पेशलाइज ऑर्गन्स के लिए एक स्पेशल सेल्स की लाइन होती है. सो उसमें हमारा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये जो पूरा डीएनए है, पूरा जीन्स है, पूरा जेनेटिक मटेरियल है, वो सब कलेक्ट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर. आपने क्रोमोसोम नाम भी सुना होगा. सो क्रोमोसोम हाफ हो जाता है वहाँ पर. सो जो आगे डबल हुआ था, डबल का हाफ कितना हुआ, सिंगल ही हुआ. सो वो जो प्रॉब्लम था कि डीएनए कहीं बढ़ ना जाए, सो वो यहाँ पर कंट्रोल हो गया है. सॉल्यूशन हो गया है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, ऐसे सेल्स जो होते हैं, स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं, उसमें हाफ हो जाता है कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स. So this is achieved by the process called as cell division and that is called as meiosis. So meiosis is the cell division type. कि हमने सब देखा आगे कि डीएनए कॉपी होता है, बट हाउ डीएनए इज कॉपी. सो डीएनए कहाँ पर होता है, सेल्स के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर. सो सेल्स डिवाइड कैसे होगा, सेल डिवीज़न जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, डेट इज़ मियोसिस एंड माइटोसिस. सो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है यहाँ पर, एंड माइटोसिस में क्या होता है, हाफ नहीं होता है, एग्जैक्टली कॉपी होता है. सो मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम हाफ करना पड़ता है. बट माइटोसिस कहाँ पर होता है, जो बॉडी के दूसरे सेल्स होते हैं वहाँ पर माइटोसिस होता है. दस व्हेन दिस जर्म सेल्स डेट इज़ कॉल्ड एज जर्म सेल्स, कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको जर्म सेल्स बोलते हैं. व्हेन दिस जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कंबाइन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन to form a new individual, it results in the re-establishment of the number of chromosome and the DNA content in the new generation. So यहाँ पर क्या होगा कि जर्म सेल्स जो होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तब वो कंबाइन होंगे. ऑब्वियसली कि ये हमारा जो जीन्स होते हैं वो उसको कंबाइन होना ज़रूरी होता है, उसकी वजह से ही वो वेरिएशन आता है. सो यहाँ पर न्यू इंडिविजुअल जो बनता है उसमें री एस्टाब्लिशमेंट होता है क्रोमोसोम नंबर का एंड डीएनए कंटेंट का. If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has
टू हैव सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दिस। सो जाइगोट जो भी बन रहा है, जाइगोट के पास ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि वो अपने आप में नया ऑर्गेनिज्म बनाए। जाइगोट कब बनेगा? जब भी फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का, तब फर्दर डेवलपमेंट उसका जाइगोट के अंदर होगा और जाइगोट धीरे धीरे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स it is seen that the two germ cells are not very different from one another और may even be similar कि कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है कि जो टू जर्म सेल्स होते हैं वो वेरी डिफ़िकल्ट नहीं भी होते हैं फ्रॉम वन अनदर, बट सिमिलर होते हैं। कुछ कुछ टाइप के जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो लोग सिमिलर भी होते हैं। बट एज द बॉडी डिज़ाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। ये होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बट जैसे ही बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होती जाती है, फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमंस, सो एज द बॉडी डिज़ाइन बिकम कॉम्प्लेक्स द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज। सो every germ cell has to be specialized into the special organs. One germ cell is a large and contains the food stores while the other is smaller and likely to be motile. So यहाँ पर जो germ cells होते हैं, one germ cell जो होता है that is large, and large क्यों होता है? because they contain the food store, उसके पास स्टोर होता है फूड। एंड जो स्मॉलर होता है वो मोटाइल होता है कि जो that can be movement one from one side to another side. So conventionally, the motile germ cell is called as the male gamete and the germ cell containing the stored food that is called as female gamete. So यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं, ओके, जैसे कि जाइगोट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, सो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है, जो मोटाइल होता है, वो होता है मेल गैमेट कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, डेट कैन बी मूव। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड डेट इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेट. We shall see in next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to the differences in the male and female reproductive organs and in some cases differences in the bodies of male and female organisms. So we will study all these fundamentals कि कैसे male and female gametes बनते हैं, कैसे वो reproduce होते हैं. So in next lecture we will study about sexual reproduction in flowering plants. सो पर्टिकुलरली वी विल स्टडी अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स. वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर, हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, बट हम फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स फ्लावर को बियर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. ओके, सो थैंक यू एंड जय स्वामीनारायण.